वेलकम बैक। और आज का ये टॉपिक क्लास 12th के लिए है। जैसे कि हेडिंग यहाँ पर क्या है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव, कला संबद्ध स्रोत। इसका क्या मतलब है, हेडिंग को फटाफट समझ लेते हैं। जैसे में देखेंगे, यदि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों जैसे बल्ब अथवा दो मोमबत्तियों को किसी पर्दे के सामने रख कर पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते। अब ऐसा क्या है कि अगर हम यहाँ पे दो बल्ब यूज़ कर लें या दो कैंडल यूज़ कर लें और उसके सामने हम पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब यहाँ पर जब स्रोत ये जो भी आप बल्ब लेते हो, मोमबत्ती लेते हो, तो उनकी समस्या ये है कि यहाँ पर जो इनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगें होंगी, इनका कलांतर जो होगा वो स्थिर नहीं रहेगा। और जैसे अगर हम बात करते हैं तो कलांतर पदांतर मैंने बताया था कि अगर आपको संपोषी व्यतिकरण की दशा चाहिए तो उसमें कलांतर निश्चित होना चाहिए, और विनाशी व्यतिकरण होता है तो उसमें भी कलांतर निश्चित होता है। आपको याद होना चाहिए कि संपोषी व्यतिकरण में अगर हम बात करते हैं तो 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई पाई का मल्टीपल इवन मल्टीपल होता है। वैसे ही अगर आप विनाशी व्यतिकरण में जाएंगे तो उसमें भी जो आपका कलांतर होता है वो निश्चित होता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप इस तरह के स्रोत लेते हैं तो इनमें कलांतर स्थिर नहीं रहेगा और ये निरंतर बदलता रहता है। और यहाँ पर इससे क्या होगा कि पर्दे के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता भी बराबर बदलती रहती है। अर्थात यहाँ पर कभी प्रकाश तीव्र हो सकता है, कहीं अंधेरा हो सकता है, और यह परिवर्तन इतना तेज़ी से होगा कि हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ विज़न है, यानी कि जो हमारी आँख जितने समय में इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है, ये उसको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगी। और अतः आपको प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता एक समान प्रतीत होती है, और यह अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप फ्रिंजें नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि अगर हम साधारण मानव नेत्र की बात करें और अगर इस प्रकार के प्रकाश स्रोत लेते हैं तो उनमें समस्या यही है कि हमारे नेत्र उस चीज़ को इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी। ठीक है। और इससे जो व्यतिकरण प्रतिरूप है या फ्रिंज जो हमें दिखाई पड़ती है, पट्टियाँ जो दिखाई पड़ती हैं ब्राइट डार्क ऑर्डर में, वो हमें स्पष्ट दिखेंगी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद सीधे मेन बात करते हैं कि कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। इसकी डेफिनेशन समझिएगा, इसको पढ़िएगा आप, हेडिंग बहुत अच्छी है ये। जैसे यदि हम किसी प्रकार प्रकाश के एक ही मूल स्रोत से दो स्रोत बना लें, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि एक ही मूल स्रोत से दो स्रोत बना लें, एक स्रोत की कला में परिवर्तन होने के साथ साथ दूसरे की कला में वैसा ही परिवर्तन होता रहेगा। जाहिर सी बात है, आपके पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है सिंगल, अब उसमें अगर आप उसी से दो स्रोत बना लीजिए तो क्या होगा कि अगर एक ही लाइट सोर्स से आपने डबल लाइट सोर्स बनाए, जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होगा, तो आप उसमें सिंपली समझ सकते हैं कि अगर एक में कोई फेज डिफरेंस होगा उतना ही फेज डिफरेंस दूसरे में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे स्रोत को जिनके बीच कलांतर नियत हो, कलांतर मैंने बताया था संपोषी व्यतिकरण 0 पाई 0, आपका 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, फिर इसी तरह से आपका विनाशी व्यतिकरण में था। तो अगर ऐसा कोई स्रोत आप बना लीजिए जिनके बीच कलांतर नियत रहे, अर्थात समय के साथ वो ना बदले, कला संबद्ध स्रोत, मतलब अगर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल ही होने चाहिए, ऑड मल्टीपल या बीच में कोई और न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ न बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर 0 पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6 आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित होना चाहिए, पाई का ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने उसमें अगर आप संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण देखिएगा, पूरा मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद परंतु यह नियत होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू देखिए क्या साफ साफ लिखा हुआ है, पाई जो भी आप अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 6 अपॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। जैसे संपोषी व्यतिकरण में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो ये वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर पहले 0 आया फिर 2 पाई फिर 3 पाई, नहीं, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। ठीक है। तो ऐसे स्रोत जिनके लिए भी कलांतर नियत हो और या कह लीजिए वो कलांतर समय के साथ ना बदले, तो वो सभी स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दो रेखा छिद्र S1 व S2 एक ही रेखा छिद्र S से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि एक ही प्रकाश स्रोत लिया जाता है और उससे डुअल यानी कि दो प्रकाश स्रोत तैयार किए जाते हैं। इसी के लिए हम इसको कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। S1 S2 कला संबद्ध स्रोतों का कार्य करते हैं। आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया जिनका प्रकाश अधिक कला संबद्ध हाईली कोहेरेंट होता है, इन्हें लेज़र कहते हैं। लेज़र लाइट आप लोग जानते होंगे। लेज़र में आपको जैसे आपके बच्चों के खेलने वाली एक लेज़र आती है रेड कलर की, 80-90 रुपए की आती है। ग्रीन लेज़र आती है, प्रैक्टिकल पर्पज़ हम जो यूज़ करते हैं वो ग्रीन लेज़र होती है। लेकिन ऐसे जो ये लेज़र सोर्स होते हैं, लेज़र लाइट होती है, ये आपके हाईली कोहेरेंट सोर्स होते हैं। हाईली कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, जो आपको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताई कि इनका जो फेज डिफरेंस होता है ये फिक्स होता है। ठीक है।